हाँ जी, तो इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे द्रव्य विज्ञानी है। अगर इसको थरली पढ़ना है बहुत अच्छे से, एकदम साइंटिस्ट बनने के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अभी के अभी इसको बंद कर सकते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है, ठीक है। इसमें अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कवर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें है क्या। देखिए, द्रव्य विज्ञानी है, मतलब द्रव्य मतलब कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें पूरे संसार में हैं वो सब द्रव्य हैं, ठीक है। तो द्रव मतलब फ्लूइड जो भी चीज़ें बहने वाली होती हैं, तो वो जितने भी द्रव्य हैं जो फ्लूइड हैं उनका विज्ञानी मतलब उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब देखिए, द्रव जो होता है उसको अलग अलग टाइप से अलग अलग आचार्यों ने विभाजित किया है, ठीक है। अब द्रव को अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, अष्टांग हृदय, तो अपन पढ़ेंगे वाग्भट्ट का क्लासिफिकेशन। वाग्भट्ट ने 6 वर्ग बताए हैं द्रव के। कौन कौन से? जल वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग, तेल, मध्य और मूत्र वर्ग। ये 6 वर्गों में जो वाग्भट्ट, आचार्य वाग्भट्ट हैं, उन्होंने वर्ग को डिवाइड किया है। अब इसमें से क्या क्या पढ़ना है वो अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं जल के गुण। सबसे पहला वर्ग जो आया अपना है जल, ठीक है। जल के गुण बहुत ही फुद्दू सा है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कोई बुक में दिया है इसलिए। जीवन, तर्पण, हृदय, तनु, ठीक है। जीवन देने वाला, तर्पण प्यास बुझाने वाला, हृदय हृदय के लिए अच्छा हो, तनु मतलब पतला, ठीक है। इसके बाद अव्यक्त रस मतलब जिसका कोई व्यक्त रस जो है व्यक्त ना हो, वो अव्यक्त रस। शीत हो, जीवाइंद्रिय को प्रिय हो, ठीक है, अपनी जीभ को प्रिय होता है। इसके अलावा शुचि यानी पवित्र, शुचि का मतलब पवित्र होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है उसके जल के गुण हो गए, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं गंगाम्बु। गंगाम्बु जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आएगा 2 नंबर में। गंगाम्बु देख लेते हैं अपन क्या होता है। गंगाम्बु अपन एक चीज पहले पढ़ चुके हैं, हंसोदक, ठीक है। तो ये बेसिकली हंसोदक ही है, ठीक है, एक टाइप से अगर देखें तो। आकाश से गिरता हुआ सूर्य चंद्र वायु से स्पर्श होकर, ठीक है, आकाश से गिर रहा है, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, चंद्रमा की रश्मियां पड़ रही हैं, ठीक है, वायु से स्पर्श होकर नीचे गिर रहा है और स्वच्छ पात्र में एकत्रित किया हुआ है। इस टाइप का जो जल होता है इसको गंगाम्बु। गंगाम्बु क्यों? गंगा मतलब पवित्र के लिए होता है, तो गंगाम्बु मतलब गंगा का जल के समान पवित्र जल होता है, ये पीना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये गंगाम्बु के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। गांग जल और सामुद्र जल। यहाँ पे सामुद्र जल में ध्यान रखना है कि सामुद्र जल वो समुद्र वाला जल नहीं है, सॉल्टी वाटर, ठीक है, ये वो नहीं है। सामुद्र जल यहाँ पे जो गांग जल नहीं है उसे सामुद्र जल बोला दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चांदी के पास इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये गांग जल है? चांदी के पात्र में, अब चांदी का पात्र कहाँ से लाएं वो मुझे नहीं पता। एक चांदी का पात्र लिया, उसमें अपन ने चावल डाल दिए और उसमें ये गंगाम्बु जो है अपने को जो भी टेस्ट करना है जल, उसको डाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद, अगर कुछ देर बाद यदि वो चावल अमल, अक्लिन्न और अविवर्ण रहते हैं, इनका मतलब क्या, ये ध्यान रखना ये अमल है, अम्ल से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अम्ल वो खट्टा अलग है, अमल का मतलब जो मलिन ना हो, स्वच्छ हो, ठीक है। अमल, अक्लिन्न, क्लिन्न मतलब कि चिपचिपा ना हुआ हो, अक्लिन्न। अविवर्ण मतलब उसका जो कलर है वो चेंज ना हुआ, प्योर जैसा कलर रहता है चावल का वैसा ही होना चाहिए। तो अमल, अक्लिन्न, अविवर्ण रहता है तो वो गंगा जल कहलाएगा। अगर नहीं रहता है तो अदरवाइज वो सामुद्र जल कहलाएगा। तो ये सिंपल सी अपनी डेफिनेशन थी, ठीक है। क्या किया, एक चांदी के पात्र में चावल डाल के उसमें पानी डाल दिया, थोड़ी देर बाद देख लिया कि भैया उसका रंग वंग और उसका जो टेक्सचर वगैरह वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना सिंपल सा है। अब आगे चलते हैं। ये एक लाइन बुक में लिखी हुई है तो ये 1 नंबर में MCQ में आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अश्विन मास के अतिरिक्त सामुद्र जल नहीं पीना चाहिए, मतलब जो अश्विन का महीना होता है, अश्विन मास जो है उसको छोड़ के उसके अलावा किसी भी मास में समुद्र का जल नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे अगेन सामुद्र जल का मतलब है कि जो गंगा जल नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक दिव्य उदकपान। अब ये क्या होता है? दिव्य उदकपान मतलब कि जो भी जल पीने योग्य है उसे उस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। सबसे पहला तो अपना फर्स्ट नंबर पे आ जाता है गांग जल, ठीक है। उसके अपन ने लक्षण यहाँ पे देख लिए। गांग जल अगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर मौसम में तो बारिश होती नहीं रहेगी, तो क्या करना है, भूमि का जल लेना है। क्यों? क्योंकि वो गुणों में गांग जल के समान होता है, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। भूमि का जल, अब भूमि का जल कौन सा? अंडरग्राउंड वाटर। अब अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, पवित्र काली श्वेत मिट्टी में स्थित सूर्य की किरणों से और वायु से आहत जो जल होता है, ठीक है। बेसिकली ये वहीं पे पहुंच गए वापस से कि मिट्टी में जो जल हो, सूर्य की किरणें पड़ रही हो, चंद्रमा की वो पड़ रही हो, ठीक है, और वायु से आहत हो, ऐसा जल पीना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा दिव्योदकपान हो जाता है। हाँ जी, अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जल के गुण पे। देश के अनुसार जल के क्या गुण होते हैं, ठीक है। अब मतलब किस जगह पे जल है उसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़े बहुत चीज़ें अपन देख सकते हैं। जैसे पर्वतीय जो देश है उसमें जो जल होगा वो लघुतर मतलब सबसे लघु होगा। इसके बाद जंगल देश का जो जल है वो लघु होगा और आनूप देश का जो जल है वो गुरु होगा। तो ये देश के अनुसार जो है ये जल के गुण हो गए, ठीक है। आप यकीन मानिए अगर आप सारी वीडियोज़ मेरी देख रहे हैं तो जिस भी चैप्टर की आपने वीडियो देखी है उससे रिलेटेड एटलीस्ट MCQ
तो आपका कोई भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। सारे एमसीक्यू बनेंगे और अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपके 2 और 5 नंबर पे क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाले, ठीक है। तो सारी वीडियो ज़रूर देख के जाना। ये हो गया जल के गुण। इसके बाद जलपान का निषेध। कब निषेध होता है जलपान का? शक्ति से अधिक जल नहीं पीना चाहिए। मंद अग्नि, ऑब्वियसली अपन कॉमन सेंस से ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मंद अग्नि है, उसमें और जल डाल देंगे तो और मंद हो जाएगी, इसलिए मंद अग्नि में भी जलपान का निषेध करना है। इसके बाद गुल्म, पांडु, उदर, अर्श, अतिसार, ये जो रोग हैं, ठीक है, इन रोगों में भी थोड़ा जल पीना चाहिए, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि सिस्टम पे फिर लोड आता है। फिर स्वस्थ मनुष्य को भी ग्रीष्म और शरद, ये 2 ऋतु, क्योंकि इसमें गर्मी ज़्यादा है, तो ग्रीष्म और शरद को छोड़कर अल्प मात्रा में ही जल पीना चाहिए, ठीक है। ये मिथ है बहुत बड़ा कि हर ऋतु में 5 से 6 लीटर खूब सारा जल पियो, जितना पी सको, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे किडनी पे ज़्यादा लोड आता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जलपान काल, ठीक है। जलपान काल मतलब क्या? यहाँ पे भोजन के रेफरेंस में अपन बता रहे हैं कि भोजन करते समय किस काल में अपन जल लेंगे, उससे क्या होगा, ठीक है। तो अगर प्रारंभ में, यानी भोजन के प्रारंभ में जल ले रहे हैं तो उससे शरीर क्रश या दुबला होता है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने जल पी लिया है, पेट भर जाएगा, खाना कम खा पाएंगे, तो जो है क्रश रहेगा। अगर मध्य में अपन जल ले रहे हैं तो उससे शरीर जो है वो सम रहता है, ठीक है। मतलब कि जब भी अपन भोजन करते हैं तो उसके बीच में, मध्य में ही अपने को थोड़ा थोड़ा जल लेना चाहिए। अंत में स्थूल, मतलब कि अगर खाना खाने के बाद अपन बहुत सारा जल पिएंगे तो वो स्थूल होगा। क्यों? क्योंकि जब अपन अंत में पानी पिएंगे तो उससे जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और जो अन्न है वो फैट के फॉर्म में जमा होने लग जाएगा। तो इसलिए ये इन तीनों के लॉजिक हो गए। ये क्या थे? नॉन स्पेसिफिक, की मतलब यहाँ पे अपन नदी या किसी और जल की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल जल के गुण थे। अब अपन जो है स्पेसिफिक चीज़ों की बात करेंगे। शीतल जल के क्या गुण होते हैं? तो जो शीतल जल है वो मदात्य, मदात्य क्या होता है कि जो ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं उससे रिलेटेड जो क्रशता या वीकनेस उनमें आ जाती है उसे मदात्याय बोलते हैं, ठीक है। तो मदात्याय। ग्लानि मतलब मानसिक थकान जो होती है। मूर्छा, मूर्छा पता ही है, बेहोश हो जाना, ठीक है। छर्दी यानी उल्टी होना। इसके बाद श्रम, क्लम, तृष्णा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। दाह, रक्तपित्त और विषविकार, इन सब में शीतल जल का यूज़ अपने को करना चाहिए। अब ये एक बार आप पढ़ लेंगे तो खुद आसानी से लिख सकते हैं कि ठंडा पानी कब पिलाएंगे किसी को, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही दिमाग में आ जाएंगी। अब उष्ण जल के गुण देख लेते हैं, कैसा होता है ये? दीपन कराता है, पाचन कराता है, लघु होता है, इसके अलावा कंठ के लिए हितकर होता है, ठीक है। कंठ के लिए अपन गर्म पानी पीते हैं। इसके अलावा बस्ती शोधक, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है उष्ण जल के गुण में, बस्ती शोधक, ठीक है। बस्ती शोधक एक और जगह आएगा नारियल जल के गुण में, बस्ती शोधक। तो अगर मान लो आपको पूछा जाता है कि 2 नंबर में कि बस्ती शोधक जल कौन सा है, तो पहले नंबर पे आपको हमेशा नारियल जल लिखना है, सेकंड नंबर पे उष्ण जल लिखना है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बस्ती शोधक जल कौन सा है और उसमें नारियल जल और उष्ण जल दोनों ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो आपको नारियल जल पे ही टिक लगाना है, उष्ण जल पे नहीं लगाना है, ठीक है दोनों बस्ती शोधक, पर प्रेफरेंस हमेशा नारियल जल को देनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बस्ती शोधक। इसके अलावा हिक्का, आदमान, ठीक है, वात और कफ विकार, संशोधन कर्म, जो अपन वमन विरेचन वगैरह कराते हैं उसको संशोधन कर्म बोलते हैं। नव ज्वर, नया नया ज्वर है, ठीक है। कास, आमाजीर्ण, पीनस, श्वास, पार्श्वशूल, ठीक है, दर्द होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें उपयोगी होता है उष्ण जल। ये एग्जैक्ट पूरी की पूरी याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कॉमन सेंस से, लॉजिक से आप जितनी चीज़ें याद कर पाएँ उतना बहुत है, क्योंकि 1 या 2 नंबर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एग्जैक्ट एक एक लिखना ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जल के प्रकार। अष्टांग संग्रह में जल के 8 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? उसको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, KSTCPO1, ठीक है। इनके फुल फॉर्म क्या है? कौप्य, कौप्य मतलब कुआं, कुएं का जो जल होता है। सारस मतलब बड़ा तालाब। ताटाक मतलब छोटा तालाब। चौंड्य, चौंड्य मतलब पाषाण या पत्थर, पाषाण का मतलब ध्यान रखना होता है पत्थर, ठीक है। तो जो माउंटेन वाला रीजन है या जो पथरीला इलाका है उसके नीचे जो जल मिलता है वो चौंड्य कहलाएगा। इसके बाद प्रास्त्रवण, प्रास्त्रवण मतलब कहीं भी ऊंचाई से जल गिर रहा हो, जैसे कि झरना वगैरह, ठीक है, तो वो हो जाता है प्रास्त्रवण। औद्भिद, औद्भिद मतलब साधारण भूमि से जल निकलना, मतलब नीचे अपनी जो भूमि होती है इससे अंडरग्राउंड वाटर का बाहर आना, उसे बोलेंगे औद्भिद, ठीक है। वापी, वापी मतलब सीढ़ी वाला कुआं, आपने देखा होगा कुआं होता है कोई कोई सा जिसमें सीढ़ियां लगी होती नीचे तक जाने के लिए, उससे वापी बोलते हैं। तो ये वापी हो गया और एक हो गया नदी का जल। तो ये 8 जल के प्रकार बताए गए हैं, ये इसमें से भी एमसीक्यू या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, अब देख लेते हैं नदी जल के गुण, ठीक है, कि नदियों का जो जल होता है उसमें 2 टाइप करे अपन ने, पथ्य और अपथ्य, ठीक है। कौन सा पीने योग्य है, कौन सा नहीं है। अब पथ्य देखते हैं, जो नदी पश्चिम समुद्र में गिरती हो, ठीक है, पश्चिम साइड में जो समुद्र है उसमें जो नदियाँ गिरती हैं वो पथ्य हैं। शीघ्र वेग से जो बहती हो, ठीक है,
जिनका जल निर्मल हो, वेग तो अपने को पता है जो स्पीड, ज़्यादा स्पीड से बह रही है, ठीक है, जिनका जल निर्मल हो, ये सारी जो नदियाँ होती हैं इनका जल पथ्य होता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ की होती हैं? हिमालय और मलायचल पर्वत से निकलने वाली नदी का जल पत्थरों पर गिरता है और छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जल का मंथन हो जाता है, ठीक है, वो वाइब्रेशन की वजह से, और वो जल पथ्य होता है। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे लिया कि हिमालय और मलायचल पर्वत का जल होता है पथ्य अपथ्य, इनमें से कुछ नहीं, दोनों, इस टाइप से ऑप्शन आ गए। तो अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कौन से एरिया का जल जो है पथ्य है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बुक में काफ़ी कुछ डिटेल लिखी है, उतना अपने को नहीं पढ़ना है। तो हिमालय और मलायचल पर्वत से निकलने वाली जो नदी हैं उनका जो जल है वो ऊपर से पत्थरों पर गिरता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो पथ्य हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सह्य पर्वत और विंध्याचल पर्वत, ठीक है। तो अपने को पथ्य कौन से हो गए? हिमालय, मलायचल पर्वत, सह्य पर्वत और विंध्याचल पर्वत, ये चार हैं जिनका जो नदी है उनका जल पथ्य होता है। तो सह्य और विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न नदी का जल त्रिदोष नाशक होता है और बल और उत्साह को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, त्रिदोष नाशक कौन सा होता है? सह्य पर्वत और विंध्याचल पर्वत का जल, ठीक है, मतलब उससे निकलने वाली नदी का जल, ये हो गया। अब चलते हैं अपथ्य पे। अपथ्य में क्या है? इसके जो विपरीत, जो अपन ने पथ्य पढ़ा, उसके जो विपरीत लक्षण होंगे वो अपथ्य के हो जाएंगे। इसके अलावा जो नदी स्थिर या मंद गति से बह रही हो वो अपथ्य होगा, और श्लीपद रोग जो है उससे उत्पन्न होंगे, जो रुका हुआ जल होता है वो पीने से। इसके बाद प्राच्य, अवंती, अपरांत देश से उत्पन्न जो नदियां हैं वो अर्श रोग को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो अपथ्य वाली नदियां कौन सी हो गई? प्राच्य, अवंती और अपरांत देश की, ठीक है। इसके अलावा पर्वत में महेंद्र पर्वत जो होता है वो, उससे जो नदी बह रही है उसका जल उदर रोग और श्लीपद रोग उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा समुद्र जल तो पता ही अपने को अच्छा नहीं होता है, त्रिदोष कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें अपथ्य में कौन सा याद रखना है? प्राच्य, अवंती, अपरांत और महेंद्र पर्वत, ये चार, इसमें भी चार, इसमें भी चार, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, अब देखते हैं नारियल जल के गुण। नारियल जल के गुण में अभी पहले भी बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बस्ती शोधक, ठीक है। बस्ती शोधक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो ये अपने को पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर नारियल पानी सब पीते हैं, उसमें जो जो गुण होते हैं अपन वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। स्निग्ध होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद मधुर होता है, मीठा सा लगता है थोड़ा। वृश्य होता है, मतलब शुक्र की वृद्धि करने वाला होता है। शीतल होता है, ठंडक देगा, ठीक है। लघु होता है, आसानी से पच जाएगा। पिपासा नाशक, प्यास को बुझाने वाला। वात और पित्त नाशक, ठीक है, वात और पित्त का नाश करेगा। इसके अलावा दीपन, ठीक है, पाचन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ों में नारियल जल के गुण। अब इसी चीज़ का जो है ये श्लोक लिखा है जो अष्टांग हृदय की बुक में दिया हुआ है। अब इसमें क्यों श्लोक, अभी तक तो एक भी श्लोक नहीं पढ़ा, इसमें क्यों श्लोक लिखवाया? क्योंकि ये जो नारियल जल के गुण है ये आता है क्वेश्चन 5 नंबर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, और इतने से गुण अगर आप लिखेंगे तो उसमें 5 नंबर तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए अगर हो सके तो ये इसका श्लोक जरूर से याद कर लेना। नारिकेलोदकम, मतलब नारिकेल जो है, नारियल को संस्कृत में नारिकेल बोलते हैं। तो नारिकेल उदकम, उदक मतलब होता है पानी, तो नारिकेल उदकम स्निग्धम स्वादु, स्वादु मधुर का ही पर्याय है, ठीक है। स्वादु वृश्यम हिमम, हिमम मतलब शीतल। लघु, ये भी हो गया अपना कवर। तृष्णा मतलब पिपासा नाशक, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने इसको, ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है बुक में, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया ताकि समझ में आए। तृष्णा पित्त और अनिल को हर लेता है, ठीक है। हरना मतलब नाश करना। तो तृष्णा यानी पिपासा, पित्त तो पता ही है, और अनिल मतलब वायु। तो तृष्णा, पित्त और वायु का नाश करता है। और दीपन, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और बस्ती शोधनम, ये सारे जो ये पॉइंट है इसी को श्लोक के फॉर्म में लिख दिया, बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो हो सके तो इसको कर लेना, 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ये हो गया आपका मेन पूरा जो था जल वर्ग कंप्लीट। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं कि एमसीक्यू में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। विधि पूर्वक पकाकर शीतल किया हुआ जल अभिषंधि नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब आपने जो जल है उसको अगर पका लिया, मतलब गर्म कर लिया अच्छे से, उबालने के बाद उसको शीतल करके आप पिएंगे तो वो अच्छा होता है, लघु होता है, अभिषंधि नहीं होता। अभिषंधि मतलब कफ को बढ़ाने वाला, तो अभिषंधि नहीं होता यानी कफ को नहीं बढ़ाता। फिर पित्त और कफ का संसर्ग होने पर, मतलब पित्त और कफ दोष अगर दोनों एक साथ बढ़ गए हैं तो उस केस में लाभप्रद होता है, ठीक है। तो ये हो गया पकाकर शीतल किया हुआ जल। फिर क्वाथित कर ठंडा किया जल त्रिदोष कारक होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? क्वाथित मतलब कि आपने कोई क्वाथ बनाया है, जल में कोई चीज़ मिला के उसका क्वाथ बनाया है, काढ़ा बनाया है, वो गर्म ही आपको पीना चाहिए उष्ण फॉर्म में। अगर उसको आपने पूरा ठंडा कर लिया तो उसके बाद वो त्रिदोष कारक हो जाता है, वो हार्मफुल रहेगा शरीर के लिए।
अब वर्षा काल में अंतरिक्ष का जल जो है वो पथ्य होता है और नदी का अपथ्य होता है। ऑब्वियस सी बात है, नदी में सब कूड़ा कचरा जो है वर्षा के ऋतु में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वर्षा ऋतु में नदी का जल नहीं पीना चाहिए। वर्षा जो काल है उसमें अंतरिक्ष का जल ही पथ्य होता है। तो ये आपका जल वर्ग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे क्षीर वर्ग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस की डालता हूँ, और इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज करके भी चीज़ें पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हों। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी भी सर्च रिजल्ट्स में जो है मेरी वीडियोस अभी तक अष्टांग हृदय में नहीं पहुंच रही हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन तक ये वीडियोस जा ही नहीं पा रही हैं अगर वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो और सर्च रिजल्ट्स में पहुँच पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।